हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। सो एज यू गाइस ऑलरेडी नो कि करंट में हमारे मार्केट्स में ऑलमोस्ट ऑल द मेजर इंडाइसेस, चाहे वो निफ्टी 50 हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो या फिर निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स हो, इन सभी में 10 टू लेके 15% से भी ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर कंसर्निंग बात तो ये है कि इतने फॉल होने के बावजूद अगर आप एफ की सेलिंग का डेटा देखोगे तो एफ की सेलिंग में हमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही। जहाँ पर हमें दिसंबर के मंथ में केवल 16 टू 17 डेज के अंदर अंदर एफ की सेलिंग में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग देखने को मिल रही है। और अगर इस सेलिंग को आप इससे प्रीवियस मंथ की सेलिंग से कंपेयर करोगे तो दिसंबर के मंथ में हमें टोटल 16,900 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली थी पूरे मंथ में। वहीं पर नवंबर के मंथ में हमें पूरे ही मंथ में टोटल 45,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली थी, जो कि अभी हमें 15 से 16 ही दिन में होते हुए देखने को मिल रही है। और ऐसे में नो मैटर आप किस तरीके के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हो, हर एक पोर्टफोलियो में आपको आज के टाइम लॉसेस ही देखने को मिल रहे होंगे। एंड इवन इफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट योर होल्डिंग्स, फिर भी हमारे दिमाग में ये डाउट तो आता ही है कि क्या इस डाउनफॉल में हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने स्टॉक्स में एवरेजिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर फर्दर हमें इस डाउनफॉल के और नीचे जाने का वेट करना चाहिए। तो इन सारी ही चीजों के आंसर के लिए आज के इस वीडियो में हम 3 पॉइंट से बात करेंगे। सबसे पहले तो इस पूरे ही मार्केट करेक्शन से रिलेटेड आई एम श्योर आपको मल्टीपल रीजंस मार्केट में सुनने को मिल गए होंगे, पर आज हम एक्चुअली में कोर रीजन से बात करेंगे जिसकी वजह से इस पूरा ही मार्केट का जो फॉल है वो ट्रिगर हुआ है और जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सेकेंडली हम समझेंगे कि ये जो पूरा ही मार्केट करेक्शन है ये एक्चुअली में कब तक कंटिन्यू रह सकता है और कितने ड्यूरेशन तक हमें पूरा ही पेन मार्केट में देखने को मिल सकता है। एंड थर्डली हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे मार्केट सिनेरियो में हमें क्या करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस भी तरह की होल्डिंग हम अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। एंड आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट में भले ही और भी करेक्शन क्यों ना आ जाए, इस वीडियो के अलावा आपको किसी भी और मार्केट करेक्शन के रिलेटेड वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विद दिस हम स्टार्ट करते हैं हमारे मार्केट फॉल के कोर रीजंस को समझने से कि क्यों हमारे मार्केट में एफ कंटिन्यूस बेसिस पे सेलिंग कर रहे हैं। तो देखिए, मार्केट में एफ की सेलिंग के पीछे के 3 मेजर रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा रीजन है यूएस डॉलर का स्ट्रांग होना और इसके अगेंस्ट जो इंडियन रुपी है उसका कंटिन्यूस बेसिस पे पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा वीक होना, जहां पर लास्ट 4 मंथ्स में ही हमें इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट 3.65% से भी ज्यादा वीक होते हुए देखने को मिल रहा है। और क्योंकि इंडियन रुपी की वैल्यू इतनी ज्यादा तेजी से गिर रही है तो जो भी एफ पहले डॉलर को इंडिया में लाके उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए थे, उनको काफी ज्यादा लॉसेस हो रहा है पिछले कुछ टाइम में। एंड इसीलिए वो अपनी जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सेल करके वापस उनको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब वैसे तो इस पूरे ही रुपये के फॉल से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, बट स्टिल अगर मैं आपको इसके कोर रीजंस के बारे में बताऊं कि क्यों पिछले ही कुछ टाइम में ये जो फॉल है इतना ज्यादा ट्रिगर हुआ है, तो इसके पीछे के 2 मेजर रीजंस रहे हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन रहा है डोनाल्ड ट्रंप का यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतना। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो भी कैंपेन लड़े हैं उसमें उन्होंने एक ही चीज की बात करी है और वो है टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अभी अगर आप अमेरिका की सिचुएशन देखोगे तो अमेरिका अभी राइट नाउ एक कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी की तरह बिहेव कर रही थी, जहां पर वर्ल्ड की सारी ही कंट्रीज अपनी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज यूएस में एक्सपोर्ट किया करते थे और वहां की पॉपुलेशन उन बाहर के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया करती थी। पर ऐसे में जो सपोर्ट मिल रहा था वो बाहर की कंट्रीज की इकोनॉमी को मिल रहा था। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि उनका फोकस रहेगा कि जो सारी ही गुड्स एंड सर्विसेज यूएस में कंज्यूम हो रहे हैं उसमें से ज्यादा जो सर्विसेज या गुड्स हैं वो यूएस में ही प्रोड्यूस हो, जिससे यूएस की ही इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग बन पाए। अब जैसे ही यूएस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हो जाती है तो सारी कंट्रीज को इस तरीके का डर है कि अब अगर ये चीज इंप्लीमेंट होगी तो यूएस डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा अगेंस्ट बाकी सारी करेंसीज। एंड इसीलिए हम देख रहे हैं कि यूएस डॉलर इतना ज्यादा स्ट्रेंथन हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद यूएस डॉलर के स्ट्रेंथन होने का सेकंड मेजर रीजन है यूएस के रेट कट्स। तो देखिए, सितंबर के मंथ से लेकर अभी तक यूएस में जो वहां के फेड है उन्होंने 3 इंटरेस्ट रेट्स कट किए हैं और इस साल की शुरुआत में उन्होंने बोला था कि अगर यूएस में इन्फ्लेशन जरा सा भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला तो इससे हम आगे रेट कट्स नहीं करेंगे और उनके अकॉर्डिंग पूरे 2025 में फेड केवल 2 रेट कट्स ही करेगा। अब इस चीज को लेकर पहले तो मार्केट को अनसर्टेनिटी थी क्योंकि मार्केट ये देखना चाहता था कि एक्चुअली में यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है और इन्फ्लेशन डेटा है वो कैसा आता है, जिसपे पूरे ही रेट कट्स की सिचुएशन डिपेंड करेगी। और अगर आप देखोगे तो हाल ही में ये सारे ही डेटा में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सबसे पहले अगर हम यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा काफी ज्यादा अच्छा आया है, यानी यूएस में जो जॉब क्रिएशन है उसका नंबर काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। अब जॉब क्रिएशन अगर अच्छा हो रहा है तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा और वो स्पेंड ज्यादा करेंगे, जिससे यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो फिर से ट्रिगर हो सकता है। तो ये रेट कट्स के लिए एक नेगेटिव बात हो गई। अब इसके बाद जब एक्चुअली में अभी 16 दिसंबर को यूएस में जो इन्फ्लेशन है उसका डेटा आया तो इसने इस चीज को कंफर्मेशन दे दिया, बिकॉज यूएस में जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो धीरे धीरे वापस से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है।
अब ऐसे में मार्केट को ये बात पता है कि अगर रेट कट्स नहीं होंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। एंड इसी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के डर से एफआईज अपना पैसा इंडियन मार्केट जैसे वॉलेटाइल मार्केट से निकाल के एक सेफर एसेट लाइक यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड इसीलिए वो इंडियन रुपीज में सेल करके उसको वापस से यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एफआईज की सेलिंग के सेकंड रीजन पे, जो कि डायरेक्टली हमारी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रहा है, ये पहले भी होता था। पर मान के चलिए, पहले जब कोई एफआईआई यूएस डॉलर को इंडिया में लाता था और फिर उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके फिर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करता था, तो ऐसे में उसे इंडियन रुपी के वीक होने का इंपैक्ट तो पड़ता था इन्वेस्टमेंट पे, पर उसको वो ओवरकम कर लेता था हमारी इंडियन मार्केट के अच्छे रिटर्न से, जहां पर हमने देखा कि पिछले 3 से 4 सालों में काफी अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न हमारे इंडियन मार्केट ने डिलीवर करके दिए। पर पिछले कुछ टाइम में ये जो सारे रिटर्न्स है ये भी हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं और हमने देखा कि Q2 में हमारी कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी ज्यादा खराब आए हैं। प्लस जो हमारी जीडीपी के फोरकास्ट पहले 7% या उससे ऊपर के हुआ करते थे, ये जीडीपी के फोरकास्ट आज के टाइम 6.4% पे आ गए हैं और कई सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये जीडीपी इससे भी ज्यादा स्लो हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24 में हमारी जीडीपी 8% से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही थी, फिर पिछले एक साल में ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी जीडीपी में इतना बड़ा हमें स्लो डाउन देखने को मिला। अब देखिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, जिससे इस कंट्री के जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्रीज होती हैं और डिमांड उस कंट्री में इकोनॉमी में ग्रो होती है। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये दो तरीके से होता है। पहला तो होता है गवर्नमेंट केपेक्स, जहाँ पर गवर्नमेंट जितना भी बजट अनाउंस करती है उसमें वो कंट्री की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। और सेकंड होता है प्राइवेट केपेक्स, जहाँ पर उस कंट्री के जो प्राइवेट प्लेयर्स वगैरह हैं वो केपेक्स करते हैं। और एक इकोनॉमी को सस्टेनेबली ग्रो करने के लिए इन दोनों ही केपेक्स की जरूरत पड़ती है। पर अगर आप डेटा देखो तो ये डेटा आपको दिखाता है कि गवर्नमेंट केपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी पिछले 18 सालों में अपने ऑल टाइम हाई पे है 3.1 से लेकर 3.4% तक। यानी ये चीज़ शो कर रहा है कि पिछले कुछ सालों में जो इंडियन इकोनॉमी में जितनी भी हमने ग्रोथ देखी है वो एक्चुअली में उसमें से 3.4% ग्रोथ गवर्नमेंट के ही केपेक्स से आई है। वहीं अगर आप इसको कंपेयर करोगे प्राइवेट केपेक्स से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 20 सालों में इंडिया का जो प्राइवेट केपेक्स है वो अपने ऑल टाइम लो के अराउंड पहुंच चुका है। एंड लेट मी टेल यू, किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वही केवल लगातार केपेक्स नहीं कर सकती, ये जरूरी है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी अपने केपेक्स को करें, तभी इकोनॉमी सस्टेनेबली ग्रो कर सकती है। और जैसा कि हमने देखा कि इस साल के बजट के बाद यानी 2024 के बजट के बाद से इंडिया में हमें जो गवर्नमेंट का केपेक्स है वो काफ़ी कम देखने को मिला। एंड इस केपेक्स से कम होने की वजह से, क्योंकि यही मेजर रोल प्ले कर रहा था हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें इतना ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला। अब इसके बाद एफआईज की सेलिंग का थर्ड रीजन था हमारे मार्केट की हायर वैल्यूएशंस, जहाँ पर अगर आप निफ्टी के पी रेशो के चार्ट को देखोगे तो सितंबर के मध्य में जब हमारा मार्केट फॉल होना शुरू किया, उस ड्यूरेशन में निफ्टी का पी रेशो बढ़ के 24 से भी ज़्यादा हो गया था, जो कि अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यूड था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक करेक्शन आना तो ड्यू था। बट अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि उस पूरे ही फॉल के बाद जब करंट में हमारा निफ्टी 21.5 पी रेशो पे आ चुका है, जो कि एक फेयरली वैल्यूड रेंज में है, फिर भी हमारे मार्केट में इतनी ज़्यादा हायर सेलिंग क्यों हो रही है? तो इसका रीज़न मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी की अर्निंग्स में कि देखिए, भले ही हमारा मार्केट एक 21 की रेंज यानी एक फेयरली वैल्यूड रेंज में आ गया है, फिर भी जो निफ्टी की अर्निंग्स है वो एकदम फ्लैट है, यानी वो एक फेयरली वैल्यूड मार्केट को भी सपोर्ट नहीं कर रही। और वहीं इंडिया के अगेंस्ट यूएस के मार्केट और चाइना जैसे मार्केट्स में एफआई को काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन नजर आ रही है, एंड इसीलिए वो अपना पैसा यहाँ से उन मार्केट्स में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे 3 मेजर रीजंस कि जिस वजह से हमारे इंडियन मार्केट में एफआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। अब सेकेंडली, इससे पहले हम इस चीज़ पे बात करें कि ये सेलिंग कब तक कंटिन्यू रह सकती है और किस पॉइंट तक हमारे मार्केट फॉल हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक स्लाइटली मोर एक सीरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को चेकआउट करना, जहां पर मैं आपको टाइमली बेसिस पे मार्केट का एक ओवरऑल एनालिसिस भी प्रेजेंट करता रहता हूं और ये भी बताता हूं कि इन मार्केट्स में आप कैसे अंडर वैल्यू जेम्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप हमारे मेंबरशिप कम्युनिटी को चेकआउट करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर हमारे चैनल पेज पे जाके आप उस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। अब विद दिस हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि मार्केट में ये जो पूरा करेक्शन का फेज है ये कितना लंबा चल सकता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर मार्केट यहां से और भी ज्यादा फॉल होते हैं तो वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी में हमारे मार्केट्स किस लेवल तक फॉल हो सकते हैं। तो अब इस पूरी चीज को समझने के लिए हम मार्केट्स को दोनों टेक्निकली एंड फंडामेंटली एनालाइज करेंगे, पर सबसे पहले हम टेक्निकल बेसिस पे देख लेते हैं। तो राइट नाउ मार्केट में एक चीज जो आप ऑब्जर्व करोगे वो ये है कि जो भी हमें ये फॉल देखने को मिल रहा है ये एक सडन फॉल नहीं है, बल्कि बीच बीच में मार्केट में हमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है, जो कि हमें एक नवंबर के मंथ में देखने को मिला था और फिर उसके बाद हमें दिसंबर के मंथ की शुरुआत में एक बाउंस बैक देखने को मिला था। अब जब भी मार्केट में इस तरीके की सेलिंग आती है जहां पर हमें बीच बीच में थोड़ी बहुत बाइंग मिले और जो सेलिंग भी आए वो एक लो वॉल्यूम सेलिंग आए, तो ऐसी सिचुएशन में जनरली वो जो करेक्शन का फेज है वो लंबा चल सकता है। रीजन इज कि मान के चलिए कल को अगले 2 से 3 दिनों में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम से सेलिंग आती है।
अब इससे भले ही मार्केट्स एकदम से नीचे आएंगे, बट इसके अगेंस्ट जो मार्केट का आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो भी एक ओवरसोल्ड रीजन में चला जाएगा, और जब वैसा होगा तो मार्केट एक बाउंस बैक दिखाते हैं। पर जब इस तरीके की स्लो सेलिंग आती है मार्केट में, जहां बीच बीच में थोड़े बहुत बाउंस बैक हमें देखने को मिलते हैं, इससे एज यू कैन सी कि हमारे मार्केट जो आरएसआई का लेवल है उसके उसमें काफ़ी धीरे धीरे नीचे जाते हैं और काफ़ी जल्दी ओवरसोल्ड नहीं होते। इस वजह से जब भी इस तरीके का फेस चलता है मार्केट में, तो यूजुअली 5 से 6 महीने का हमें करेक्शन का फेस देखने को मिल सकता है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि मार्केट में ये जो सेलिंग है, ये हमें 4 से 5 महीने और भी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को एक ऐसी भी पॉइंट है जो सपोर्ट करता है और जो कि राइट नाउ मार्केट में इमर्ज हो रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप टेक्निकल चार्ट्स को देखोगे, तो हियर यू कैन सी यहाँ पर मैंने दो एसएमए की लाइन को ड्रॉ किया है। एक है हमारी 50 डे एसएमए की लाइन, यानी 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन, और ये जो नीचे ब्लू वाली लाइन है ये इंडिकेट करती है 200 डे एसएमए की लाइन। और जब भी ये जो 200 डे एसएमए की लाइन है, इसको 50 डे एसएमए की लाइन ऊपर से नीचे की तरफ कट करती है, और जैसे ही ये इसको कट करके नीचे आएगी, इसको हम बोलते हैं एक डेथ क्रॉसओवर। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली फॉलोड पैटर्न है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि इंडिकेट करता है एक बियर रन की स्टार्टिंग। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे, तो जब इस तरीके का शार्प डेथ क्रॉसओवर फॉर्म हुआ है, तब हमारे मार्केट में एटलीस्ट हमें 5 to 6 मंथ्स का जो स्लो डाउन है वो और देखने को मिला है। चाहे आप 2022 का सिचुएशन देख लो, और चाहे इससे पहले आप कोविड का सिचुएशन देख लो। तो टेक्निकली तो हमें यही समझ में आया है कि करंट मार्केट का स्लो डाउन एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स और हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अब हम फंडामेंटली ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि स्लो डाउन के चलते हमारे मार्केट्स किस लेवल तक फॉल हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप करंट में निफ्टी की वैल्यूएशन देखोगे, तो करंट पी रेशियो चल रहा है 21.5 का। अब इसको अगर आप 10 ईयर्स के बेसिस पे देखोगे हिस्टोरिकल चार्ट ऑफ निफ्टी पी रेशियो, तो यहाँ पर आपको साफ दिखेगा कि हिस्टोरिकली जब जब निफ्टी का पी फॉल हुआ है, तब तक उसने निफ्टी ने 20 का जो पी है उस पर एक सपोर्ट लिया है। अब अगर हम इसको यहाँ पर यही कंसीडर करके चले कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी निफ्टी 20 के पी रेशियो पे ही सपोर्ट लेगा, तो इधर अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, तो वी ऑल नो कि पी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग्स। अब इस केस में क्योंकि हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि निफ्टी का पी 20 तक ड्रॉप होगा, यानी हमें पी पता है, इसके अलावा हमें निफ्टी की अर्निंग्स भी पता है और हमें प्राइस कैलकुलेट करना है, तो इधर प्राइस इक्वल्स टू आ जाएगा पी इंटू अर्निंग्स। अब पी हमने कंसीडर किया 20। अब इसके बाद आता है अर्निंग्स का पॉइंट। तो देखिए निफ्टी की लास्ट 5 ईयर्स की मॉडरेट केस में एवरेज ईपीएस ग्रोथ रही है 15% सीएजीआर की। ये है पूरे ईयर की ग्रोथ। इसको अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें, तो निकल के आएगी 3.72% की ग्रोथ हर क्वार्टर। अब जैसा कि हमें बोला जा रहा है कि हमारी इस बार की Q3 की अर्निंग्स पिछली बार Q2 से बेटर आएंगी, फिर भी हम मान लेते हैं क्योंकि स्लो डाउन की सिचुएशन है, तो हमारी जो एवरेज ईपीएस ग्रोथ इस बार भी बनेगी वो नॉर्मल के केस से हाफ बनेगी। तो इस बार की क्वार्टरली अर्निंग्स हम 3.72% का हाफ 1.8% मान लेते हैं। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, तो करंट में हमारी जो निफ्टी का ईपीएस है वो 1086 का चल रहा है Q2 में, और ये बढ़ के हो जाएगा अराउंड 1100 का अगले क्वार्टर में। इसके अराउंड अगर आप कैलकुलेशन करोगे, तो 20 इंटू 1100 अगर आप करोगे, तो लेवल निकल के आएगा 22,000। एंड सरप्राइजिंगली ये चीज़ हमें ऐसे भी कंफर्मेशन मिलती है कि अगर आप देखोगे टेक्निकल चार्ट्स पे, तो 22,000 वो लेवल है जहां पर हमें इलेक्शन डे लेवल के फॉल पे जब हमें एक सपोर्ट लेते हुए निफ्टी देखने को मिला था। तो यानी दोनों टेक्निकली और फंडामेंटली हमें ये चीज़ साउंड हो रही है कि निफ्टी अगर यहाँ से फॉल होता है, तो वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी हमें निफ्टी 22,000 तक के लेवल पे फॉल होते हुए देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस सिनेरियो में हमें क्या करना है और कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट को एकदम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि डजंट मैटर कि कितने अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हो, जब ओवरऑल मार्केट फॉल होते हैं तो इवन क्वालिटी स्टॉक्स भी फॉल होते हैं। पर इधर आपको एक चीज बिल्कुल भी ये नहीं करनी है कि मार्केट के फोमो में आके कि अरे मेरा स्टॉक 15, 20 या 25% करेक्ट हो गया तो मैं जल्दी से उस स्टॉक में एवरेज कर लूं। नहीं, आपको पहले उस पर्टिकुलर स्टॉक की Q3 की अर्निंग्स का वेट करना है, और फिर उन अर्निंग्स के अगर उस पूरी स्टॉक के वैल्यू को सपोर्ट करती हैं, तो वहीं से आपको स्टॉक में फर्दर अपनी एवरेजिंग करनी है। अब इसके बाद सेकेंडली आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होंगे जो कि अगेन आपके बाकी स्टॉक्स की तरह 15, 20 या 25% डाउन होंगे, पर इन स्टॉक्स में आप फर्दर एवरेजिंग करने की बजाय केवल इस चीज का वेट कर रहे होगे कि कब मार्केट इस स्टॉक को वापस से उसी लेवल पे लाए जिस लेवल पे मैंने बाय किया है, और मैं उस स्टॉक को तब एग्जिट कर लूंगा। तो लेट मी टेल यू, इस तरीके के स्टॉक्स में अगर आप वेट कर रहे हो मार्केट को वापस से बाइंग प्राइस पे लाने का, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बिकॉज इस तरह की कंपनीज जिन पे आपको कन्विक्शन बिल्कुल नहीं है और आपको लगता है कि आपके रॉन्ग पिक्स हैं, तो ये मार्केट के फर्दर करेक्शन में इतने लेवल तक बीट डाउन हो सकती हैं कि हो सकता है आपकी बाइंग प्राइस पे आने पे उनको 2 से 3 साल लग जाएं। तो अपने जो लॉसेज है उनको जल्दी कट डाउन करना सीखिए और थोड़ा लॉसेज लेना सीखिए इसके कंपैरिजन में कि उस पैसे को आप काफी लंबे टाइम तक उसमें स्टक करे रहो। बिकॉज ये जो पैसा है ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, बिकॉज इसी पैसे को आप कोई अच्छे स्टॉक्स में वापस एवरेजिंग करने में यूज कर सकते हो। अब इसके बाद थर्ड और लास्ट इन्वेस्टमेंट आता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में
में इन्वेस्ट कहाँ पर करें। तो देखिए ये बात तो तय है कि एफआईज ने पिछले कुछ टाइम में लगातार सेलिंग की है, पर आप ये बात भी समझ लीजिए कि वो अपनी पूरी की पूरी जो होल्डिंग है वो इंडियन मार्केट में सेल करके नहीं निकलने वाले, बल्कि ये जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग वो इंडियन मार्केट में रखे हैं उसको वो ऐसे सेक्टर्स में शिफ्ट करेंगे जहां पर उनको वैल्यूएशन में कंफर्ट देखने को मिलेगा। और वो कहाँ देखने को मिलेगा उसके लिए आप इस डेटा को देखिए। तो यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी कि लास्ट 3 ईयर्स में सेक्टर्स लाइक निफ्टी आईटी, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी हेल्थ केयर जैसे जो सेक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है बाकी सारे सेक्टर से कंपैरिजन में। तो ये जो वही सेक्टर्स है जहाँ पर आपको वैल्यूएशन में कंफर्ट देखने को मिल रहा है, और यही वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर एफआईज अपना जो पैसा है वो शिफ्ट करके मोस्ट प्रोबेबली डालेंगे। अब इसके बाद एक चीज़ जो आपको ट्रैक करनी है वो है हमारा बजट, कि आने वाले बजट में अगर हमारी गवर्नमेंट फिर से बड़े बड़े केपेक्स अनाउंस करती है और जैसा कि कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास को टैक्सेशन में थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो आई एम श्योर इससे मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आ सकती है एंड हमारे मार्केट में फिर से हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बट अगर इसके अगेंस्ट उल्टा कुछ होता है जहां पर हमारी गवर्नमेंट फिर से किसान वगैरह के लिए थोड़ी बहुत नॉर्मल अनाउंसमेंट कर देती है और कोर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करती, तो फर्दर हमें मार्केट में ये जो वीकनेस है ये कंटिन्यू देखने को मिल सकती है।